समग्र शक्ति संपन्न आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए कृत संकल्पित भारतीय संस्कृति के प्रामाणिक प्रतिनिधि परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करता हूं और भारत की सातत्यता की जो एक वैश्विक संस्कृति का सामर्थ्य रखने का जो बोध है, ज्ञान की परंपरा है, उसके सभी संवाहक ऋषियों ऋषिकाओं को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग कई क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं। भाई राकेश जी की सांगठनिक नेतृत्व के आलोक में आप भारतीय संस्कृति के योद्धा के रूप में निरंतर कार्यरत हैं, योग आयुर्वेद की और स्वदेशी की स्थापना में। तो आप सभी में अंतर्निहित उस दिव्यात्मा को भी प्रणाम करता हूं। भ्राता राकेश जी की सांगठनिक क्षमता को नमन करता हूं और ईश्वर ने उनको वक्तृता की जो शक्ति दिया है उसको भी नमन करता हूं। हमारे बीच भी पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, पूज्य स्वामी कौशल देव जी हैं। संन्यास परंपरा के एक समर्थ संवाहक हैं। उन सभी की भी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। आज जो विषय भाई राकेश जी ने रखा है आप लोगों के समक्ष वार्ता करने का, वो है भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में आपसे विमर्श करना। तो प्रथमतः मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड है क्या। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, राष्ट्रीय शैक्षणिक स्कूल एजुकेशन का बोर्ड है। पतंजलि योग पीठ भारत सरकार द्वारा चयनित स्पॉन्सरिंग बॉडी है। अर्थ मैं इसलिए इस वाक्य को बोला क्योंकि कोई भी सोसाइटी या संस्था निजी तौर पर बोर्ड नहीं बना सकती। बोर्ड के लिए बहुत एक विधिक प्रारूप स्थापित करना होता है और उसकी राष्ट्रीय स्वीकृति होनी होती है। सारे राष्ट्रीय स्कूल एजुकेशन बोर्ड और राज्य विद्यालय शिक्षा के जितने बोर्ड हैं उनके साथ समकक्षता स्थापित करनी होती है और जो भी बोर्ड संचालित हो वो भारत सरकार द्वारा स्थापित मानकों को, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के रूप में समय समय पर भारत सरकार ने आर्टिकुलेट किया है, घोषित किया है, उसका सभी बोर्ड पालन कर रहे हों, ये सुनिश्चित कराने के लिए ही एक विधि सम्मत प्रक्रिया है जिसके तहत भारत सरकार, राज्य सरकार ही कोई बोर्ड बना सकती है। उसके संचालन के लिए किसी संस्था को देने का भी ये पहला प्रयोग है। इससे पहले कभी किसी सरकार ने बोर्ड बनाकर किसी भी संस्था को चलाने के लिए नहीं दिया है। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड एक पहला अभिनव प्रयोग है भारत सरकार का कि उसको विधिक रूप से स्वरूप दिया, गठित किया भारत सरकार ने और इसके बाद एक मॉडल बायलॉज बनाया। इसकी विधिक जानकारी आपको इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूं ताकि आपको बोर्ड के विषय में बहुत सारे लोगों के मन में जो आशंकाएं होंगी, जब आपके मन में सारी आशंकाएं निर्मूल होंगी तभी आप दूसरों से भी वार्ता कर पाएंगे। तो भारत सरकार ने एक मॉडल बायलॉज बनाया और उस मॉडल बायलॉज में उन्होंने कहा कि भारत को एक ऐसे बोर्ड की आवश्यकता है जिसमें आधुनिक शिक्षा का पूर्ण सामर्थ्य तो हो, लेकिन उसका जो प्राण तत्व है, उसका जो सत्व है,
वह भारतीय ज्ञान परंपरा से पूर्णतः अभिसिंचित और आप्लावित। जो मॉडल बाइलॉज में वाक्य लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय शिक्षा बोर्ड is blending of ancient Indian knowledge system with modern education। आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की समस्त ज्ञान परंपराओं को समावेशित करना, सम्मिश्रित करना, संयोजित करना, ये लक्ष्य भारत सरकार ने उस मॉडल बाइलॉज में भारतीय शिक्षा बोर्ड के जन्म के लिए किया। उसमें उन्होंने एक स्वरूप बनाया कि जिसमें 7 सदस्य तो भारत सरकार द्वारा नामित होंगे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में डायरेक्टर एनसीईआरटी भी मेंबर हैं, चेयरमैन सीबीएसई भी मेंबर हैं, और भारत सरकार द्वारा नामित 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उसमें सदस्य हैं। और से सदस्य स्पॉन्सरिंग बॉडी बना सकती है, लेकिन स्पॉन्सरिंग बॉडी भी किसको बनाएगी उसके लिए भी मॉडल बाइलॉज में अर्हताएं निर्धारित है। सर्टेन एलिजिबिलिटीज आर प्रोविजन इन द मॉडल बाइलॉज। बियॉन्ड दैट इवन स्पॉन्सरिंग बॉडी कैन नॉट नॉमिनेट। एक स्थापित मानक है जिसमें कि दिया गया है कि जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों या भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हों या किसी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हों, स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हों, या किसी भारतीय संस्कृति के अध्येता हों, या किसी भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं, जो विचारधाराएं, उसको जीवंत रूप देने में शक्ति सामर्थ्य कई वर्षों से कोई व्यक्ति या संस्था लगाई हो, ऐसे लोगों को ही सदस्य बनाना है। और स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में भी उन्हीं की एलिजिबिलिटी थी। ईओआई में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो जारी किया भारत सरकार ने, सीधे पत्र लिख करके नहीं कह दिया कि पतंजलि योगपीठ स्पॉन्सरिंग बॉडी है। भारत सरकार ने एक पूरा विधिक प्रक्रिया अपनाई, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, जैसे टेंडर होता है कि इसमें जो संस्थाएं इच्छुक हों वो अपना आवेदन कर सकती हैं। लेकिन उस आवेदन के लिए जो अर्हता थी वो ये थी कि एक तो भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में प्रामाणिक कार्य का अनुभव जिसका समाज को लाभ मिला हो, राष्ट्र को लाभ मिला हो, और साथ ही आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से इतनी समृद्धि हो उस संस्था में कि वह आर्थिक और वैचारिक रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड के संचालन के दायित्व का निर्वहन करने का सामर्थ्य रख सके। ये उसमें पैरामीटर था, मानक था। उसमें कई संस्थाओं ने आवेदन किया था। भारत सरकार की एक समिति थी जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बहुत सारे अधिकारियों की एक समिति थी। उन्होंने आवेदनों पर विचारण के पश्चात आप सभी के सहयोग से और परम चेतना के आशीर्वाद से पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी, जो विगत 3 दशकों में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए जो उन्होंने काम किया था, और जो पतंजलि योगपीठ को स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो एक आर्थिक समृद्धि है, परमार्थ में व्यय करने का जो एक सामर्थ्य आर्थिक है, उसको देखते हुए पतंजलि योगपीठ को समस्त आवेदनों में सबसे वरीयता देते हुए पतंजलि योगपीठ को भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियत किया। ये मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों को शायद ये कभी कभी एक बहुत ही हल्का प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी से और स्वामी जी के बहुत अच्छे संबंध हैं तो प्रधानमंत्री जी ने सीधे कह दिया हो कि चलो बोर्ड बना देते हैं, और प्रधानमंत्री जी नहीं रहे या पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं रही तो बोर्ड का क्या होगा। एक ये आशंकाएं बहुत लोगों के मन में रहती है, इसलिए मैंने विस्तार से आपको नियमों की स्थिति बताई कि दिस इज नॉट द बोर्ड सेट अप बाय एनी इंडिविजुअल,
not the board set up by any set of people belonging to only one party. कोई एक राजनीतिक दल का बोर्ड नहीं है, भारत सरकार का बोर्ड है। और भारत सरकार जो बोर्ड बनाती है और तो भारत सरकार उन नियमों का पालन करते हुए बनाती है, चाहे किसी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। तो इसलिए पूरी कानूनी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ये बोर्ड बना है। और इस बोर्ड को चलाने के लिए एक सबसे बड़ी आवश्यकता ये थी कि ये बोर्ड क्या दूसरे राज्य के बोर्ड और राष्ट्र के जो नेशनल बोर्ड है, सीबीएसई, आईसीएसई जो प्राइवेट बोर्ड है, नेशनल स्टेटस प्राप्त कर चुका है, या एनआईओएस है, उसके साथ समकक्षता विधिक रूप से रखता है कि नहीं ये बोर्ड। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी कि मान लो देश में विद्यालय अनेक बोर्डों के चल रहे हैं, एक बच्चा अगर एक बोर्ड के किसी विद्यालय में पढ़ रहा है और वो दूसरे बोर्ड के विद्यालय में किन्हीं कारणों से प्रवेश लेना चाहता है, तो समकक्षता नहीं होगी, तो यहां व्यवधान आएगा। उसी तरह से अगर समकक्षता नहीं होगी तो उस बोर्ड को राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जो प्रमाण पत्र होगा उस बोर्ड का 10th 12th पास करने के बाद, तो उसकी विधिक मान्यता नहीं होगी, स्वीकृति नहीं होगी। इसलिए बोर्ड बनाने के लिए अगला कदम यह था कि हम सभी देश के समस्त जो वैधानिक बोर्ड हैं उनके समकक्ष घोषित हो जाएं। तो उसमें भारत सरकार ने पहली बार इसमें भी एक व्यवस्था किया। अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी कि जो किसी बोर्ड को एक मुश्त देश के सारे बोर्ड के समकक्ष घोषित कर दे। तो भारत सरकार ने पूज्य स्वामी जी के प्रयास से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एक ऑटोनोमस बॉडी है भारत सरकार की, उसको उन्होंने नोटिफाई किया कि एआईयू निर्धारित मानकों पर परीक्षण करने के बाद किसी बोर्ड को अन्य बोर्ड के समकक्ष घोषित करेगा। उसमें पैरामीटर क्या है वो भी जानना आपको इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये बोर्ड बन गया है तो क्या ये इक्विवेलेंस भी अगर लीगली मिल गया तो, लेकिन ये बच्चा जो इसमें पढ़ेगा उसका सामर्थ्य कहीं सीबीएसई से या माध्यमिक बोर्ड से कमतर तो नहीं होगा। एक प्रश्न दिमाग में किसी भी अभिभावक के और किसी भी सामान्य व्यक्ति के आएगा। तो इसलिए ये बता रहा हूं आपको कि इक्विवेलेंस घोषित करने के लिए भारत सरकार ने 3 मानक स्थापित किए। एआईयू को कहा कि आप इन न्यूनतम 3 मानकों पर देखने के बाद ही किसी बोर्ड को भविष्य में इक्विवेलेंस देंगे। पहला उन्होंने कहा कि एनसीएफ फॉलो करेगा। जो बोर्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का अनुसरण करेगा, ये पहली अर्हता है किसी बोर्ड को इक्विवेलेंस के लिए। दूसरा है कि जो उसमें शिक्षक होंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा कंपोनेंट होता है शिक्षक, एनसीटी को फॉलो करेगा। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड हैं, जो बीएड, एमएड, बीटीसी वगैरह के जो भी सर्टिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जो भी बोर्ड में ऐसे ही शिक्षकों को रखने की सहमति देगा विद्यालयों को जो एनसीटी से अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन में प्रशिक्षित है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये अर्हता होनी चाहिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो पूरे भारत के लिए 2009 में लागू हुआ था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए, कि उसका भी बोर्ड पालन कर रहा हो। जब तक ये 3 शर्तों का पालन कोई बोर्ड नहीं करेगा तो एआईयू देश के अन्य बोर्ड के समकक्ष उसे घोषित नहीं करेगी। हमारे बोर्ड को, हमारे करिकुलम को देखा गया, सिलेबस देखा गया, भारत सरकार ने परीक्षण कराया, एनसीईआरटी और सीबीएसई की ज्वाइंट टीम ने किया, कई प्रोफेसर्स ने किया, और सारा देखने के बाद लगभग 8 महीने लगा परीक्षण करने के बाद, तब उन्होंने एक 3 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना किया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड देश के समस्त
नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड और स्टेट एजुकेशन बोर्ड के समकक्ष घोषित किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी लीगैलिटी उन्होंने दे दिया। और सवाल उठता था कि भाई मान लो नोटिफिकेशन नहीं दिया गवर्नमेंट ने, विद्यालयों तक नए बोर्ड को पहुंचाना आवश्यक है, उनके इस नोटिफिकेशन की सूचना। तो प्रयास करके भारत सरकार के जो सचिव हैं स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के, उनकी ओर से एक परिपत्र जारी हुआ सभी प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन को कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। ये पत्र भी सारे प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी को भारत सरकार के सेक्रेटरी ने भेज दिया है 3 फरवरी 2023 को। डेट इसलिए नोट करा रहा हूं मैं कि जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट देखेंगे स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो उस पर आपको विजिबल दिखेगा, 3 फरवरी को ही डाला गया था उसी पत्र के माध्यम से एनेक्सर्ट के रूप में वेबसाइट पर डाला गया है, जिसमें सीबीएसई एनआईओएस के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड को भी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर दिखाया है कि यह भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। तो ये बहुत बड़ा एक लीगल प्रमाण भी है। किसी की अगर कोई आशंका होती तो उसे कहते थे यू जस्ट ब्राउज द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Department of School Education and Literacy, you will find Bharatiya Shiksha Board parallel to the CBSE on the website also set up by the Government of India. तो ये इजीली वो आदमी को कन्विंसिंग हो जाएगा कि नहीं ये भारत सरकार का बोर्ड है, तो इसमें किसी प्रकार की इलीगैलिटी नहीं हो सकती। अब चूंकि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है, संविधान में 3 सूची होती है, केंद्रीय, समवर्ती और राज्यीय सूची। शिक्षा उसमें समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो इसलिए एहतियातन, वैसे तो केंद्र सरकार ने दे दिया था सारे बोर्ड के समकक्ष, लेकिन चूंकि हम भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं तो मुझे लगा कि जो जिलों के अधिकारी होते हैं वो कभी कभी कहते हैं कि जब तक हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी एक सर्कुलर जारी नहीं होगा तब तक हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें। तो उसके लिए भी हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, मुख्य सचिवों से संपर्क करके वहां से भी सर्कुलर जारी करा दिया है। और मुझे सामने जो जो दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, इन समूह में, वहां से बंगाल में सर्कुलर थोड़ा अभी पेंडिंग है, बाकी जगहों पर लगभग प्रक्रिया पूरी है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो विद्यालय और आसाम में, मध्य प्रदेश में खुलना भी प्रारंभ हो गए हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के। उत्तराखंड में कोटद्वार में, उत्तरकाशी में, देहरादून में कई विद्यालय हैं जिन्होंने मान्यता लेकर के हमारी शिक्षण पद्धति के साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश में मथुरा, बिजनौर, गोंडा, बलरामपुर, कई जगहों के विद्यालय, कासगंज, इसके जुड़े हैं। और धीरे धीरे अभी और करीब 150-200 एप्लीकेशंस विद्यालयों की पड़ी हैं जिसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं। तो ये चूंकि यात्रा इसी वर्ष से एफिलिएशन की शुरू हुई है और इसलिए शुरू हुई कि लीगैलिटी को ही ठीक करने में 3, साढ़े 3, 4 वर्ष लग गए। पहले तो पहला आदेश ही जारी कराने में स्वामी जी को 10 वर्ष लग गए थे। स्वामी जी जो संकल्प लिए थे कि भाई भारत में शिक्षा भारतीय मूल्यों के साथ होनी चाहिए, उसको एक विधिक स्वरूप दिलाने में भी स्वामी जी को 10 वर्षों तक प्रयास करना पड़ा लगभग। इसके बाद जब वो एक नोटिफिकेशन आ गया तो उसकी जितनी सहवर्ती अधिसूचनाएं होती हैं केंद्र और प्रदेशों से, उसको जारी कराने में भी एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें 3 वर्ष लग गए। दूसरा, पुस्तकें तैयार करने में, चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, लेकिन एनसीएफ आता है 2023 में। तो जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भिन्न हमारी किताब ना हो जाए, इसलिए जो भी हम 3 वर्ष से अपनी पुस्तकें, करिकुलम
डिफाइन किए थे उसको एनसीएफ की प्रतीक्षा करके और एनसीएफ के पूर्णतः अनुकूल बनाने में भी वक्त लगा, क्योंकि जबकि तब लगा जब 1,500-2,000 प्रोफेसर और 3-4 हजार शिक्षक अलग अलग विषयों में समिति बना करके जिस उद्देश्य के तहत भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन है उसके अनुरूप करिकुलम और पुस्तकों को परिभाषित करने और संरचित करने में लगे हुए हैं, तब भी इसमें वक्त लगा। और हमारी पुस्तकें पिछले अप्रैल में जो अभी चल रहा है 2024 का, उसमें 6ठी तक तैयार कर पाए थे हम। अगले सेशन के लिए 8वीं तक की पुस्तकें हम भेज रहे हैं विद्यालयों में, क्योंकि हम पूरा ये ध्यान रख रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिशर की तरह हम सिर्फ उस पर ऊपर एक मोहर लगा करके कि एनसीएफ से ओरिएंटेड है, एनईपी से अलाइंड है, ये फर्जीवाड़ा नहीं करना चाह रहे थे। हम एक प्रामाणिक रूप से ऐसी पुस्तक रखना चाह रहे थे सबके सामने कि जिससे कि एनसीएफ के एक एक बिंदु से अगर वो मिलान करे कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षाविद, तो वो ये ना ढूंढ पाए कि कोई सामर्थ्य इसमें अछूता रह गया है, बल्कि उसे लगे कि ये पुस्तक वास्तव में भारतीय शिक्षा बोर्ड के उद्देश्य, एनसीएफ में निर्धारित मानक, उनको पूर्णतः अनुपालित करते हुए बच्चों के एक समग्र सामर्थ्य और दक्षता को विकसित करने के लिए बनी हुई पुस्तकें हैं। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती है, करिकुलम और टेक्स्ट बुक, पेडागॉजी और असेसमेंट, 4 ही मुख्य रूप से पार्ट हैं एजुकेशन के। वैसे तो स्कूल कल्चर, स्कूल प्रोसेसेस, स्कूल एनवायरनमेंट, इसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक और पेडागॉजी असेसमेंट की बहुत ही बड़ी भूमिका है। टेक्स्ट बुक में ही अगर कमी होगी तो शिक्षक उसको पढ़ाने में बेस बनाता है, उसी को, किताब को आधार बनाता है। अगर किताब में वो सारे अपेक्षित सामर्थ्य नहीं है गुथे हुए, तो बच्चों तक उसको संप्रेषित करने में कठिनाई होती है शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए पाठ्यपुस्तकों को हमने बहुत ही गरिमा देते हुए, उस पर बहुत ही बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोगों को लगाते हुए उसको बच्चों की उम्र के अनुरूप भाषा में कैसे समस्त कंपोनेंट को, घटकों को उसमें हम समायोजित कर सकें, इसका ध्यान रखा गया है। जब आप पुस्तकें देखेंगे तो आपको स्वयं भी, चूंकि आप अभिभावक हैं, आप में से बहुत सारे लोग शिक्षाविद होंगे, पढ़े तो सभी लोग ही हैं, एक लेवल पर आने के लिए तो पहले शिक्षा व्यवस्था से हम सभी लोग गुजरे। तो जब आप उसको मिलान करके देखोगे तब आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो उद्देश्य है वो उन पुस्तकों से भी आपको उसके स्वर बहुत ही प्रबलता से ध्वनित होते हुए दिखाई पड़ेंगे।